आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑन द टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सब टॉपिक इज गैप, कंसेप्ट एंड कन्वेंस। चलिए फिर लेक्चर। The theory base of accounting consists of principle, concept, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance its utility to different users of accounting information. तो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल, कंसेप्ट, रूल्स एंड गाइडलाइंस जो लंबे समय के प्रैक्टिस के बाद बनाए गए हैं ताकि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो वो यूनिफॉर्म हो और कंसिस्टेंट हो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन का यूजर्स है वो इससे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मीन्स अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग का मतलब हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे। तो रिकॉर्ड जब करते हैं तो उसमें यूनिफॉर्मिटी आना चाहिए, मतलब एक ही तरह का रिकॉर्ड हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करे, एक ही नियम हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनाए तो कंपेयर करने में आसानी होती है। तो उसके लिए कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जिसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। इस रूल का अलग अलग नाम है, जैसे प्रिंसिपल्स कोई बोलता है, कोई कंसेप्ट बोलता है, कोई कन्वेंशंस बोलता है, कोई पोस्टुलेट्स बोलता है, कोई एजम्पशंस बोलता है और कोई मॉडिफाइंग प्रिंसिपल बोलता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल या कंसेप्ट, कन्वेंशंस जो भी आप कर लें उसका मतलब एक बार डिफाइन करते हैं एज डिफाइंड बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट के द्वारा ये डिफाइन किया गया है। प्रिंसिपल क्या है? तो एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ मतलब एक वैसा रूल जो जनरली सबको अडॉप्ट करना चाहिए। तो एक ए जनरल लॉ और रूल adopted or professed as a guide to action, a settled ground or base of conduct or practice, means वैसा रूल जो किसी का गाइड के रूप में काम करता है। कोई भी आप काम करने जाते हैं तो आपको गाइड करता है, तो वैसा रूल को हम लोग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो प्रिंसिपल्स आर जनरली नोन एज बेसिक गाइडलाइंस टू गाइड द एक्शन ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे अकाउंट्स में गाइड द एक्शन ऑफ अकाउंटेंट को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। जनरली मीन्स जनरल मैनर, मीन्स समाज नॉर्मली हर किसी को ये यूज करना चाहिए। गैप refers to rules or guidelines adopted for recording and reporting the business transaction in order to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statement। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने और प्रेजेंट करने के लिए एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल हर अकाउंटेंट को करना होगा। डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट अकाउंटेंट सेम यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करे तो उसको हम लोग गैप बोलते हैं। गैप have evolved over a long period of time on the basis of past experiences, uses or customs, statement by individuals and professional bodies and regulation by the government agencies, and have general acceptability among the most accounting principles। तो गैप बनाने में बहुत समय लगा है और इसको बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यूजेस एंड कस्टम्स, स्टेटमेंट बाय द इंडिविजुअल, प्रोफेशनल बॉडीज, गवर्नमेंट के एजेंसीज जो है उनका रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पे, और जनरल एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द अकाउंटिंग प्रोफेशनल के द्वारा ये सारे लोगों के राय से जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाया गया है। However, the principle of accounting are not static in nature. It change with the change in time। तो इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो constantly influenced by the change in legal, social and economic environment। इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो गैप में भी चेंज होते रहता है।
चलिए फिर आगे चलते हैं। These principles are also referred as concept and conventions। तो ये ऐसे प्रिंसिपल को हम कंसेप्ट और कन्वेंशंस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि नेसेसरी एजम्पशंस और आइडियाज which are fundamental to accounting practices, and then the term convention denotes custom and tradition as a guide to the preparation of accounting statement। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते समय हम लोग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को वन बाय वन समझते हैं। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 1, basic accounting concepts are referred to as the fundamental ideas or basic assumptions underlying the theory and practices of financial accounting, and are broad working rules for all accounting activities and developed by the accounting profession। तो इस अकाउंटिंग कंसेप्ट को जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब आप अकाउंटिंग प्रोफेशन में आते हैं तो आपका जो रूल होगा, आप जो प्रैक्टिसेस करेंगे, वो सारा रूल, वो सारा प्रैक्टिसेस आपका इस कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा गाइड किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नंबर 1 बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दूसरा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तीसरा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो इसको डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग नाम से जानते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब बिजनेस का अपना अलग पहचान होना। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो पैसे में मापा जा सकता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब बिजनेस लगातार चलते रहेगी। चौथा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हम रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो एक अकाउंटिंग पीरियड के आधार पे करेंगे। कॉस्ट कंसेप्ट, जितना में सामान खरीदा गया उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। डुअल एस्पेक्ट मीन्स डुअलिटी कंसेप्ट, इसका मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग टू एस्पेक्ट, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन मीन्स जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट मीन्स capital or revenue expenditure should be matched. Full disclosure means complete information should be provided. Consistency, एक नियम लगातार उसी को फॉलो करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म मीन्स पुराने ख्यालातों के आधार पे हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मेटेरियलिटी, जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और ऑब्जेक्टिविटी, जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बिजनेस का जो होता है उसके आधार पे हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए फिर हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को इंडिविजुअली करके देखते हैं। पहला बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस हैज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मतलब बिजनेस का अपना अलग पहचान होता है। मीन्स बिजनेस अलग है और बिजनेस बनाने वाला मालिक अलग है। बोथ आर डिफरेंट पर्सन। तो जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम अकाउंटिंग मतलब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जब करेंगे तो हम बिजनेस का ध्यान करेंगे, मालिक का नहीं करेंगे। यानी कि बिजनेस का अलग रिकॉर्डिंग करेंगे और मालिक का अलग रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी बिजनेस अलग एंटिटी है और मालिक अलग एंटिटी है, दोनों का अपना अलग अलग पहचान है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब होता है only those transactions or events in the organization which can be expressed in the terms of money are to be recorded in the books of account। मीन्स वैसे ही ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम पैसे के टर्म में माप सकते हैं। अगर पैसे के टर्म में मापा नहीं जा सकता है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, going concern concept assumes that a business firm would continue to carry out its operation indefinitely and would not be liquidated in the near future। मतलब
जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, वो बिजनेस को हम एज्यूम करके चलना है कि ये बिजनेस लंबे समय तक मीन्स इनडेफिनिट पीरियड तक ये चलते रहेगा और आने वाले फ्यूचर में ये लिक्विडेट या बंद होने वाला नहीं है, ऐसा एज्यूम करके हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो दिस प्रिंसिपल इज नोन एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। Accounting period refers to the span of time at the end of which financial statement of the enterprises are prepared to know whether it has earned profit or incurred losses during that period and what exactly is the position of its assets and liability at the end of that period. तो अकाउंटिंग पीरियड एक समय होता है, स्पैन ऑफ टाइम। नॉर्मली दिस स्पैन ऑफ टाइम इज ऑफ 1 ईयर। 1 साल का ये पीरियड होता है। 1 साल का पीरियड आप जनवरी टू दिसंबर ले सकते हैं, अप्रैल टू मार्च ले सकते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ले सकते हैं, होली टू होली, दीपावली टू दीपावली, दशहरा टू दशहरा। 1 साल का आप पीरियड अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं। क्योंकि बिजनेस के लिए बेस्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, क्योंकि सरकार को टैक्स भी इसी के अनुसार चाहिए होता है। तो अकॉर्डिंग टू टैक्सेशन बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो फाइनेंशियल ईयर के अनुसार होता है। आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर भी रख सकते हैं, कैलेंडर ईयर भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द बिजनेसमैन। तो अकाउंटिंग पीरियड वैसा पीरियड जिसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम जानते हैं कि इस दौरान बिजनेस कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया और इस पीरियड के खत्म होने के बाद बिजनेस के पास कितना एसेट्स और लायबिलिटीज है, ये जानने के लिए हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। Cost concept requires that all assets are recorded in the books of account at their cost price, which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the assets ready for the use. तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब जितना में जो संपत्ति खरीद के आया है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे अगर सपोज दैट एक मशीन हम खरीदे 10,000 रुपया में, तो हम उसका रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में 10,000 ही करेंगे। मशीन को लाने में जो खर्चा हुआ, मशीन को इंस्टॉल करने में जो खर्चा वो मशीन में जोड़ दिया जाएगा। जैसे सपोज दैट 10,000 का मशीन खरीदे, 200 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में लगा और 300 रुपया इंस्टॉलेशन में लगा, तो 2 और 3 500 रुपया खर्चा हुआ, तो मशीन का दाम हो गया 10,500 रुपया। तो मशीन का कीमत 10,500 ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? मार्केट प्राइस उसका क्या है उससे नहीं मतलब है। हम 10,000 का मशीन खरीद के लाए, जैसे ही खरीदे अचानक से मार्केट में बूम हुआ और उसका मशीन का कीमत 10 से 20,000 रुपया हो गया, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट 20,000 नहीं लिखेंगे, 10,000 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम 10,000 ही पे करके उसको खरीद के ला रहे हैं। चलिए, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है कि every transaction has a dual aspect, dual effect, और every transaction should be recorded at 2 places। कोई भी ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं और ऑन द, जैसे हम सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज के, तो सामान मेरे पास आया और पैसा हम दिए, तो 2 एस्पेक्ट हुआ, गुड्स आया और कैश गया। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैविंग 2 एस्पेक्ट। इसी के आधार पे एक इक्वेशन बनाया जाता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितना संपत्ति है बिजनेस में उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ने से एसेट, मतलब कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ दिया जाए तो उतना कंपनी के पास या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास संपत्ति भी होगा। नेक्स्ट है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं तो जब तक हमको पैसा मेरे हाथ में नहीं आ जाता है, मीन्स जब तक रिवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं हो जाता है, मीन्स जब तक हमको लीगल राइट नहीं मिल जाता है उसको रिसीव करने का, तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट द रिवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन should be considered realized when a legal right to receive it arise। जब तक आपको लीगल राइट नहीं मिल जाता है किसी गुड्स को,
रिसीव किसी इनकम को रिसीव करने का, रिवेन्यू को रिसीव करने का, तब तक आप उसको रिवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या है, तो मैचिंग कंसेप्ट एम्फेसिस दैट expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue during that period। जितना खर्चा हम अकाउंटिंग पीरियड में किए हैं उतना ही पीरियड का रिवेन्यू को मैच करेंगे। मतलब सपोज दैट 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना खर्चा हुआ और उस पीरियड में जितना आमदनी हुआ उसी से हम मैचिंग करेंगे। तो खर्चा और रिवेन्यू एक ही पीरियड का होना चाहिए, जिससे हमको पता चल सके कि हम कितना कमाए, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कितना रिवेन्यू अर्न किया ड्यूरिंग द सेम अकाउंटिंग पीरियड। तो मैचिंग कंसेप्ट के अनुसार एक ही अकाउंटिंग पीरियड का खर्चा और आमदनी को कंपेयर किया जाएगा, मैच कराया जाएगा। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब होता है ऑल मटेरियल एंड रिलेवेंट फैक्ट, जितना भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज किया जाएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस का छिपाया नहीं जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम पब्लिश करेंगे तो जितना इंफॉर्मेशन है ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड बाय अकम्पनिंग फुटनोट्स। फुटनोट्स दे करके उसको डिस्क्लोज करेंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रैक्टिसेस जो फॉलो किया जा रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंट हो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब हम जो रूल्स रेगुलेशन यूज कर रहे हैं वो रूल्स रेगुलेशन कंसिस्टेंट हो, सेम हो, बार बार उसमें चेंजेस नहीं करें, ताकि बिजनेस का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर का और इस ईयर का आसानी से किया जा सके, सेम पीरियड का या सेम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेम पीरियड का कंपैरिजन किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रैक्टिसेस शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब होता है कि all business transactions should be recorded in such a manner that profits are not overstated. All anticipated losses should be accounted, but all unrealized gains should be ignored. मतलब लॉस होने के चांसेस अगर हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम किसी को सामान उधार में बेचे, तो उधार में बेचे हैं तो हो सकता है कि वह व्यक्ति पैसा लेके भाग जाए, नहीं दे तो बैड डेब्ट्स हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, या बैड डेब्ट्स के नाम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये लॉस होने की संभावना को रिकॉर्ड करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सामान खरीद के लाए, जैसे 10,000 का मशीन खरीद के लाए, 10,000 का गुड्स खरीद के लाए और उसका दाम 20,000 हो गया, तो बेचेंगे तो हम 20,000 कमाएंगे, बेचेंगे तो 20,000 कमाएंगे। तो इसको आज ही नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे कि 20,000 रुपये का गुड्स हो गया, बेचेंगे जब पैसा रियलाइज हो जाएगा तब 20,000 लिखेंगे। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब होने वाले लॉस को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मेटेरियल फैक्ट। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी पे अकाउंटिंग को फोकस करना है। इफ द आइटम इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ ए रीजनेबली प्रूडेंस इन्वेस्टर और क्रेडिटर, इट शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल एंड शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कोई भी वैसा फैक्ट जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, such fact must be recorded or shown in the financial statement। तो वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो बिजनेसमैन या जो यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है
उसको मटेरियल फैक्ट बोलते हैं, और दैट शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द मैनर सो दैट इट इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर। मीन्स जो अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है वो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए। मतलब किसी को बेनिफिट देने के व्यू से नहीं बनाया जाना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए। बायसनेस मतलब किसी का मिली भगत नहीं होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गलत अप्रोचेस इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। तो ये था आपका गैप टोटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको जो प्रिंसिपल्स है वो समझ में आ जाए। तो पहला है, एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद आंसर भी साथ में, तो उसको भी देख लेंगे। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम of an entity, accounting produce financial statement in accordance with which accounting concept? During the lifetime of an entity, accounting produce financial statement. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होगा, तो इसका आंसर हम लोग बाद में देखते हैं। कंजर्वेटिव मैचिंग अकाउंटिंग पीरियड नॉन ऑफ दैट, आप सोच करके रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन द इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर द इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिफिएबिलिटी, रेलिवेंसी, रिलायबिलिटी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका भी आंसर आप खोज करके सोचिए। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, a concept that a business enterprises will not be sold or liquidated in the near future is known as going concern concept, economic entity, monetary unit, none of the above। तो इसका भी आंसर आप सोच करके रखिए, बहुत ही इजी आंसर है। फोर्थ वन, द प्राइमरी क्वालिटीज दैट मेक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर रेलिवेंसी and freedom from bias, reliability and comparability and consistency, none of the above। तो इसका भी आंसर बहुत इजी है, आप इसको खोज के रखिए। आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है सी, मीन्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बिजनेस के लाइफ टाइम में अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो अकाउंटिंग पीरियड के आधार पर बनाते हैं, मतलब हर साल के लिए बनाते हैं, तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट हो जाएगा। दूसरा है, टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस को एक ही हैव बीन प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन सिमिलर मैनर, इंफॉर्मेशन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो यहाँ पे कंपेरेबिलिटी नहीं है, तो नॉन ऑफ द अबव आंसर है। थर्ड का है, बिजनेस फ्यूचर में लिक्विडेट नहीं होने वाला है, मतलब लगातार चलते जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और फोर्थ है, प्राइमरी क्वालिटी क्या होना चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, तो इट शुड बी रिलायबल एंड इट शुड बी कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंसी भी होना चाहिए। तो रेलिवेंसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्री फ्रॉम बायस, तो उससे यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए करते हैं, करेक्ट वर्ड को फिल करना है। तो इसका भी आंसर आप सोचिए, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस in the same period is associated as associated revenue is called। दूसरा, accounting concept that refers to the tendency of accountant to resolve uncertainty and doubt in favor of understanding assets and revenues and overstating liability and expenses is known as। आंसर बहुत ही इजी है। थर्ड है, revenue is generally recognized at the point of sale denotes the concept of। fourth one, the concept requires that the same accounting method should be used from one accounting period to next accounting period। इसका भी आंसर बहुत इजी है।
फिफ्थ वन है द कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर। सिमिलरली अभी हम लोग देखे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, लास्ट वन यही था। आंसर देखते हैं। पहला का आंसर है मैचिंग कंसेप्ट, मतलब एक ही साल का एक्सपेंसेस और उसी साल का रिवेन्यू को मैच कराते हैं, दैट्स व्हाई इट इज मैचिंग कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, पहला जितने भी लॉसेस होने के चांसेस है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। थर्ड है रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज, जब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज रिवेन्यू रियलाइजेशन या रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। फोर्थ वन है कंसिस्टेंसी, मतलब एक ही रूल एक ही मेथड इस साल जो यूज किया अगले साल भी यूज करेंगे, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। और फिफ्थ वन है ऑब्जेक्टिविटी, इट शुड बी फ्री फ्रॉम बायस्ड। तो चलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे, प्रैक्टिस कीजिए और आंसर आप कमेंट में दिए। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। पहला है इफ ए फर्म बिलीव दैट सम ऑफ इट्स डेटर में डिफॉल्ट, it should act on this by making sure that all possible losses are recorded in the book. This is the example of which concept? आप कमेंट में आंसर देंगे। सेकेंड वन, the fact that a business is separate and distinguishable from its owner is best exemplified by the which concept? राइट, आप जो सोच रहे हैं वही कंसेप्ट होगा। थर्ड वन, एवरीथिंग ए फॉर्म ऑन्स इट ऑल्सो ऑन्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच कंसेप्ट? यस, जो आप सोच रहे हैं वही सही है, आप इसको कमेंट में आंसर जरूर देंगे। फोर्थ वन, which concept states that if a straight line method of depreciation is used in 1 year then it should also be used in next year? yes, right, जो अभी आप पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे उसी का आंसर है जो आप सोच रहे हैं। राइट आंसर है, कमेंट में आंसर को दीजिए। फिफ्थ वन है फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हैवीली इन डिमांड, consequently the market value of this stock may be increased. Normal accounting procedure is to ignore this is because of which concept? Okay. Sixth one, if a firm receive an order of goods it would not be included in the sales figure owing to the yes. And seventh one is the management of the firm is remarkably incompetent, but the firm's accountant cannot take this into account while preparing books of account because of which concept? Yes. So I hope this lecture is highly beneficial for the students of commerce. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day.